Yeah, good morning, all. So, साई किरण, आपको आवाज आ रही है मेरी? साई किरण, आपको आवाज आ रही है? Risai, can you hear? Yes, ma'am. Yeah. Sir, start. या थैंक यू थैंक यू। सो जैसा हमारा अभी ये टॉपिक चलते आ रहे हैं, तो अभी हमने टॉपिक चूज किया है आज का कि मेटल कटिंग के जो टूल्स हैं और उनकी एप्लीकेशन के बारे में। आज हम कुछ जो कटिंग टूल्स है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, प्रोसेस, जो उसका टूल की जो शेप है उसके बारे में, और मेटल क्या होता है, मतलब मटेरियल्स जो कट करने वाले उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, कितने टाइप्स के मेटल होते हैं, टूल के मेटल कौन कौन से होते हैं। बेसिक हमारा आज टूल और जॉब के बीच में जो कटिंग होता है उसके बारे में डिस्कशन है। टाइप ऑफ कटिंग टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हाट इज कटिंग टूल इन मशीनिंग? मशीनिंग के अंदर कटिंग टूल्स क्या चीज आती है? कटिंग टूल आर टूल्स यूज टू रिमूव मेटेरियल फ्रॉम ए वर्क पीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। कटिंग टूल वो एक थिंग्स है जो किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर से मेटल को रिमूव करके जो उसकी रिक्वायर्ड सरफेस होती है, रिक्वायर्ड डिजायर शेप होती है, वो उसको प्रोड्यूस करे। और ये ज्यादातर जो मशीनिंग के अंदर यूज होते हैं वो ज्यादातर ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग और ग्राइंडिंग, ये चार सेगमेंट होते हैं। जिसको हम ड्रिलिंग को होल मेकिंग में यूज करते हैं, एक मिलिंग है और एक टर्निंग है। बेसिक तीन ही होते हैं इसमें। ग्राइंडिंग को हम इस चैप्टर से अलग कर रहे हैं फिलहाल। ग्राइंडिंग एक अलग ही सेगमेंट चला जाता है जहाँ पे खाली ग्राइंडिंग ही होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक, जो मशीनिंग का चैप्टर है ये अलग ही है, इसको ग्राइंडिंग से अलग रखते हैं। द सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल इज क्रूशियल टू एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस। तो टूल का जो सिलेक्शन है वो क्राइटेरिया क्या है, उसके अंदर हमें टूल सिलेक्शन के लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए होती हैं और क्या क्या चीज कंसिडरेशन में आती है। तो ये जब चालू करने से पहले हमारे कुछ दिमाग में, माइंड में कुछ चीज क्वेश्चन आते हैं। हाउ कैन सेलेक्ट द प्रॉपर टूल्स? किसी भी मशीनिंग करने के लिए जो उसका प्रोसेस डिफाइन करना है और टूल सिलेक्शन है, वो सबसे मेजर एक आपका फैक्टर होता है, जो आपकी क्वालिटी और प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है और मशीन की यूटिलाइजेशन है, वो सब इन्हीं पे डिपेंड करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है माइंड्स में, इनका सबका सवाल हम एक एक करके इनको अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ कैन सेलेक्ट द प्रॉपर टूल्स, एक क्वेश्चन आता है माइंड में। दूसरा आता है व्हाट इज आईएसओ इंसर्ट डेजिग्नेशन। जितने भी इंसर्ट्स हमारे पास जो हम यूज करते हैं कटिंग टूल्स के अंदर, जिसको हम इंडेक्सिबल टूल बोलते हैं, इंडेक्सिबल टूल के अंदर जितनी भी हमारी इंसर्ट लगती है उनकी क्या डेजिग्नेशन है, उसको कैसे पहचाना जाए। थर्ड नंबर पे व्हाट इज टर्निंग टूल होल्डर स्पेसिफिकेशन। जो इंसर्ट हम यूज करते हैं कटिंग करने के लिए, जो पार्ट के कांटेक्ट में आता है उसको होल्ड करने के लिए एक होल्डर लगता है, उसका सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। वो सिलेक्शन हमारी जॉब की शेप के अकॉर्डिंग और प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। जैसे इंटरनल अगर कट करना है तो इंटरनल का टूल लगेगा, एक्सटर्नल कट करना है तो एक्सटर्नल के हिसाब से टूल लगेगा। अगर कोई हमारी यू में शेप है या ग्रूविंग है या अंडरकट है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होल्डर सिलेक्शन होता है। हाउ कैन सेलेक्ट द राइट बोरिंग बार्स? बोरिंग बार हमारा जो इंटरनल कट करने के लिए बोरिंग बार बोलते हैं, और एक्सटर्नल करने के लिए टर्निंग टूल होल्डर बोलते हैं इसको। बोरिंग बार इसलिए बोलते हैं कि वो राउंड बार में होती है, वो इसलिए इसको बार बोलते हैं। व्हाट इज कटिंग पैरामीटर्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके बगैर हम मशीनिंग को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। व्हाट इज टूल लाइफ? टूल लाइफ भी हमें कंसिडरेशन में रखना होता है
कि किसी भी प्रोसेस के लिए कि टूल लाइफ में कौन सा मेजर फैक्टर जो है इम्पैक्ट करता है हमारा। लाइक जैसे हमारे 3 कटिंग पैरामीटर्स में 3 बेसिक चीज होती हैं। एक पार्ट को रोटेट करना है, दूसरा उसमें डेप्थ ऑफ कट, और तीसरा टूल का मूवमेंट ट्रेवल्स। ये 3 चीजें जब मिलती हैं तभी कोई पार्ट कट होता है, अदरवाइज कट नहीं होता। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वो तीनों चीज में जो कट करता है उसमें टूल लाइफ कौन सा मेजर फैक्टर इफेक्ट डालता है, वो अंडरस्टैंड करना है। टूल लाइफ को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, उसको कैसे मतलब ऑप्टिमाइज करेंगे। व्हाट इज कटिंग टूल मटेरियल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपना जो जो मेटल कट करना है उसके अकॉर्डिंग ही टूल का मेटल हम सेलेक्ट करेंगे। टूल के मेटल की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उनकी फिनोमिना अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। लाइक जैसे हम HSS से स्टार्ट करते हैं। HSS है हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, और आपका कार्बाइड है, अनकोटेड कार्बाइड है, टंगस्टन कार्बाइड है। फिर उसके बाद आपकी कोटिंग आ जाती है, PVD CVD कोटिंग। देन उसके बाद मेटल की अगर बात करें तो उसकी पाउडर मेटलर्जी भी आती है, जो हमारी इंसर्ट को बनाती है। उसके बाद उस इंसर्ट की शेप है, उसके अंदर जो मैं चिप ब्रेकर ज्योमेट्रीज हैं आपकी, होनिंग जो कटिंग एज बनता है वो है। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू अंडरस्टैंड करेंगे। ये क्योंकि बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम एक्सक्यूज करने के फिर एक स्पेसिफिकेशन में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे उसका। व्हाट इज इंसर्ट ग्रेड, ग्रेड हमारा जो मेटल कट करना हो तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है। ग्रेड इट मीन्स स्टील के लिए अलग होगा, और आपका कास्ट आयरन को कट करने के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम को कट करने के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। लाइक दिस अलग अलग मेटल को कट करने के लिए जो हम इंसर्ट यूज करेंगे उसका ग्रेड डिफरेंट डिफरेंट होगा। कार्बाइड इंसर्ट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे डिसाइड करते हैं कि ये मटेरियल हमारा रफिंग है, फिनिशिंग है, सेमी मशीन है, सेमी फिनिशिंग है, या सुपर फाइन फिनिशिंग है। ये हमारी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ कट कितना लेना है वो ज्योमेट्री का अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। देन उसके बाद उसकी ज्योमेट्री में हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो भी इम्पोर्टेंट है। टाइप ऑफ टूल वियर्स, जब कंटिन्यूस टूल पे काम करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें एक टूल वियर एक चीज होती है जो हमारा डिसाइड ये करती है कि टूल अभी काम करने लायक नहीं बचा है। तो वो टूल वियर कहाँ पे आता है, मतलब कितने समय के बाद आता है, और उसको चेक करने का क्या तरीका है, कितनी तरह के वियर होते हैं, क्योंकि सबकी अबनॉर्मलिटीज अलग अलग होती है। कोई एक फैक्टर अगर डिफाइन अगर हमारा आउट ऑफ स्पेक जा रहा है तो उस पे वियर का पैटर्न भी अलग अलग होगा। जैसे वियर के अंदर आपका नोच वियर आता है, फ्लैग वियर आता है, क्या बोलते हैं, थर्मल वियर, थर्मल क्रैक आता है, नोच एक आता है, बिल्डअप एज। ये अलग अलग तरह के इसके क्या बोलते हैं वियर के कैटेगरीज हैं। उन्हीं वियर के अकॉर्डिंग हमें रेडिमेड करनी पड़ती हैं कि ये इस तरह का अगर वियर है किसी टूल में तो उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना है। लाइक हमें कटिंग स्पीड कम ज्यादा करनी है, डेप्थ ऑफ कट पे काम करना है, या इसकी फीड पे काम करना है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोटिंग, कोटिंग कितनी तरह की होती है। कोटिंग बेसिक, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो 2 ही तरह की कोटिंग होती है। बाकी कोटिंग की लेयर की थिकनेस अलग अलग हो सकती है। उनको मेटल के ऊपर कट करने की जो हमारी जैसे हार्ड मेटल को कट करने के लिए, सॉफ्ट मेटल को कट करने के लिए उनकी तरह कोटिंग अलग अलग होती है। बट कोटिंग एक होती है CVD और एक PVD होती है। एक CVD जो होती है वो केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है, और एक आपकी PVD होती है फिजिकल वेपर डिपोजिशन होता है। दोनों की अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है, और उसका टेम्परेचर अलग है, उनका कूलिंग का अलग फंडामेंटल है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मेटेरियल यूज फॉर मेकिंग द टूल्स।
कटिंग टूल्स को बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज करते हैं? व्हाट इज मशीनेबिलिटीज इन सीएनसीज या आपकी कन्वेंशनल में? मशीनेबिलिटीज एक बहुत मेजर फैक्टर है। मशीनेबिलिटीज मीन्स ये है आपका, मशीनेबिलिटी से मतलब ये है कि कोई जो पार्ट है वो मशीन करना कितना इजी है। लाइक कोई सा मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन को कट करने का अलग प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर का मीन्स उसके कटिंग पैरामीटर्स अलग होते हैं, जो टूल की ज्योमेट्रीज अलग होती हैं, ग्रेड अलग होते हैं, वो डिफाइन होते हैं मशीनेबिलिटी के ऊपर। तो जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, अलॉय है, आपका हार्डन मटेरियल्स है, लाइक दिस। उसके लिए मशीनेबिलिटीज का एक परसेंटेज रेशियो निकाला जाता है जो डिफाइन होता है एक बेस मेटल के ऊपर। ड्रिलिंग फंक्शन क्या है? ड्रिलिंग फंक्शन मतलब एक ब्लाइंड ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि अंदर कटिंग किस तरीके से हो रही है। तो ब्लाइंड ऑपरेशन है ये, होने के बाद पता लगता है कि क्या हुआ। मिलिंग फंडामेंटल है, मिलिंग करने के अपने एक फंडामेंटल है। मिलिंग का पाथ कैसे बनाया जाए, टूल की एंट्री और एग्जिट कैसे किया जाए, उसका जो सिलेक्शन है, लाइक आपका 100 मिलीमीटर का कटर चलाना तो कटर डायमीटर कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, उसकी पिच कैसे होगी, एंट्री एंगल कौन सा होगा, लाइक दिस। टैपिंग कॉन्सेप्ट है, टैपिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोटिंग टैपिंग होती है। रिजिड टैपिंग है, उसके बाद ब्लाइंड होल के लिए अलग टूल यूज होता है, थ्रू होल के लिए अलग यूज होता है, और आपका जो नॉन फेरस मेटल होता है उसके लिए अलग तरह की टैपिंग होती है, लाइक जैसे रोल टैप होता है, कट टैप होता है, स्पाइरल टैप होता है, ये अलग अलग तरह के डिजाइन है टैप के। ऐसे ही बोरिंग का कॉन्सेप्ट है। बोरिंग के कॉन्सेप्ट में हम कंसीडर ये करते हैं कि बोरिंग वो चीज होती है किसी बने हुए होल को इनलार्ज करना, बड़ा करना, और एक प्रॉपर शेप में लाना, और एक प्रॉपर एक एक्सिस पे लाना। बोरिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है। बोरिंग हमारा रफिंग भी हो सकता है, सेमी मशीन भी हो सकता है, और फिनिश भी हो सकता है, एंड मैनी और बहुत सारी और इसकी चीज है जो हमारे माइंड में चल रही है। सो अभी हम इसको आगे जाने से पहले हम ये तीन बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं कि तीन जो मशीनिंग के प्रोसेस हैं, ये टूलिंग जो कट करने का सिस्टम है वो क्या है। एक होता है टर्निंग, एक मिलिंग, और एक होल मेकिंग। तो टर्निंग बेसिक क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट टूल से कट करता है। और ये टर्निंग में मतलब आपका सारा ही आ गया सिंगल पॉइंट टूल से जितने कट होते हैं ऑपरेशंस, चाहे वो ग्रूविंग हो, चाहे वो आपका आईडी ग्रूविंग हो, थ्रेडिंग हो, सब टर्निंग के अंदर आ गए सिंगल पॉइंट टूल्स के अंदर। ये एक सेगमेंट अलग चलेगा टर्निंग का। एक सेंटर में आता है मिलिंग का। मिलिंग भी बहुत वाइड एप्लीकेशन है। आपका फेस मिलिंग है, शोल्डर मिलिंग है, एंड मिलिंग है, पॉकेट मिलिंग है, लाइक अलग अलग एप्लीकेशन है इनकी। तो उन्हीं एप्लीकेशन के हिसाब से टूल भी अलग अलग सेलेक्ट होते हैं, मेटल के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से। ये सब चीजें अलग अलग होती है। होल मेकिंग भी अपने आप में एक बहुत वाइड है। होल मेकिंग क्या है कि आपका होल, आपका किसी सॉलिड में होल बनाना या बने हुए होल को इनलार्ज करना होल मेकिंग का ही प्रोसेस में आता है। होल मेकिंग के अंदर आपका ड्रिलिंग आता है, टैपिंग आता है, बोरिंग आता है, रीमिंग आता है, और आपका फाइन बोरिंग, रफ बोरिंग, स्टेप बोरिंग, चाहे वो टर्निंग का हो। टर्निंग में सिंगल पॉइंट होता है, जो मशीनिंग में आपका जहाँ पे आपका टूल रोटेट होता है। होल मेकिंग दो तरीके से होते हैं। हिनलार्ज जो बोरिंग की जाती है दो तरीके से की जाती है। एक होती है आपकी स्टेशनरी टूल के साथ और एक रोटेटिंग टूल के साथ। तो मशीनिंग में ज़्यादातर क्या होता है, रोटेटिंग टूल्स यूज होते हैं, ज़्यादातर क्या सारा ही होते हैं। और टर्निंग के अंदर टूल स्टेशनरी होता है जो रोटेट करता है। मिलिंग जो है वो सेम वही है, रोटेटिंग टूल्स यूज होता है इसमें, और जॉब आपका स्लाइड करता है, मूव करता है। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी प्रोसेस करने से पहले, कोई भी टूल सिलेक्शन करने से पहले हम बेसिक हमारा मेटेरियल को समझें कि मेटेरियल हमारा क्या है, किस तरह का मेटेरियल्स है, उसके लिए क्या टूल सेलेक्ट करना होगा, क्या ज्योमेट्री लगानी होगी। तो पहले हम वर्क पीस के मेटल को समझते हैं कितने तरह के होते हैं, और एज ए स्टैंडर्ड्स हम अगर आईएसओ की बात करें तो कितने तरह के मेटल्स होते हैं। ये बेसिक 6 तरीके होते हैं जिनको हम, इनका एक डेजिनेशन अलग अलग दिया हुआ है, PMKNSH। तो इससे ही हमारा वर्क पीस मेटल से ही इंसर्ट की ज्योमेट्री सेलेक्ट होती है और ग्रेड बेसिक के हिसाब से सेलेक्ट होता है। तो 6 जो मेटल ग्रुप है वो कौन कौन से हमारे, 6 मेटल ग्रुप जो है हमारे, PMKNSH।
पी का मतलब स्टील, ओनली प्योर स्टील। स्टील के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसके अलग ग्रेड्स आएंगे, जिसमें कमिंग जो आपका मेटल का कंपोजिशन है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको अलग अलग ग्रेड दिया जा सकता है, बट बेस पी रहेगा। पी के हिसाब से P.1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज में जाता है, ये सारे ऐसे ही चलते हैं। तो अभी पी का यूजेस कहाँ है, स्टील का जो यूज करते हैं वो उस किस पार्ट के लिए यूज करते हैं? स्टेनलेस स्टील है, कास्ट आयरन है, नॉन फेरस है, और हीट रेसिस्टेंट सुपर अलॉय, जिसको हम एस के नाम से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही हमारा हार्डन स्टील होता है। हार्डन स्टील जो हार्ड करने के बाद जो टर्निंग की जाती है या बोरिंग की जाती है, मिलिंग की जाती है, वो हार्डन स्टील है। तो इसके अंदर हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं स्टील को। स्टील को क्या है कि द लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट इज प्रोबेबली इन द पी एरिया एज इट कवर सेवरल डिफरेंट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज में जो लाया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा जो मेटल कटिंग के लिए यूज में लिया जाता है स्टील ही होता है ज्यादातर। स्टील के बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं, जो आपका माइल्ड स्टील है, आपका फोर्ज स्टील है, ये सब स्टील के अंदर ही आते हैं आपके। फिर सेकंड नंबर पे आता है स्टेनलेस स्टील, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, PMKNSH, और इनका कलर कोडिफिकेशन फिक्स होता है। स्टील के लिए हमेशा स्काई ब्लू ही यूज होता है, स्टेनलेस स्टील के लिए येलो यूज होगा, कास्ट आयरन के लिए रेड यूज होगा, और नॉन फेरस के लिए ये ग्रे यूज होगा, और हीट रेजिस्टेंस के लिए ऑरेंज यूज होगा, और हार्डन स्टील के लिए लाइट ब्लैक। तो अभी जो हम एम जो मेटल यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम स्टेनलेस स्टील। इन द एम एरिया ए बिग पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इज अ गैस एंड ऑयल ट्यूब्स, फ्लैंज, प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस। जो एम मेटल का यूज होता है, मतलब स्टेनलेस स्टील का, वो ज्यादातर हमारा गैस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्रीज, या हमारा फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है स्टेनलेस स्टील का, जहाँ पे हमारा मेटल का ग्रेड इंपॉर्टेंट होता है फूड के लिए। जैसे थर्ड नंबर पे आता है के में जो आता है उसको बोलते हैं हम कास्ट आयरन। कास्ट आयरन मतलब जो ढलवा लोहा होता है, एक पिटवा लोहा होता है, एक ढलवा लोहा। अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो ढलवा लोहा, जिसको हम मेटल की को पिघला के और अपनी शेप में ढाला जाता है, देन उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट उसको बनाए के और उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें जो ज्यादातर जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स होते हैं, और मशीन बिल्डर के लिए होते हैं। जहाँ बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उनको सॉलिड में नहीं बनाया जाता, उनको कास्ट आयरन से ही बना सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है आपका नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल वो आता है, नॉन फेरस मतलब जो स्टील नहीं होता है, लाइक जैसे आपका एल्युमिनियम है, कॉपर है, ब्रास है, ये सब नॉन फेरस में आते हैं। और इनके ज़्यादातर जो बनते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उपयोग में लाया जाता है, और आपको ऑटोमोबाइल्स के व्हील वगैरह बनने के लिए यूज में लाए जाते हैं नॉन फेरस। अलाई व्हील जितने बनते हैं आपके नॉन फेरस के बनते हैं वो सब। फिफ्थ नंबर पे आता है एस, जिसको हम बोलते हैं हीट रेसिस्टेंस सुपर अलॉय। जहाँ पे ये हीट के अंदर काम करते हैं। हीट के अंदर आपके कौन से काम करते हैं? जहाँ पे आपके गैस टरबाइन है, हीट टेम्परेचर का काम होता है। लाइक आपका जैसे वाल सीट है, वाल है, टैपिड है, ये इस तरह के जो पार्ट होते हैं। और ये डिफिकल्ट टू मशीन, क्योंकि हार्ड होने की वजह से, हीट रेसिस्टेंस होने की वजह से ये मेटल कटना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये एरोस्पेस, गैस टरबाइन एंड पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पावर जनरेशन जितने आपके थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ब्लेड्स जो बनती हैं टरबाइन की, लाइक ये सुपर अलॉय इसका हीट रेसिस्टेंस से बनता है, सुपर अलॉय बोलते हैं इसको। लास्ट होता है नेट लिस्ट, हार्डन स्टील होता है, जिसको हम किसी को हार्ड करने के बाद एक मेटल को प्रोसेस किया जाता है, उसको बोलते हैं हार्डन स्टील। हार्डन स्टील के गियर वगैरह बनते हैं। हार्डन स्टील एच से डिनोट किया जाता है, जिसको हम वैरायटी इंडस्ट्री सच है ऑटोमोबाइल,
सब कॉन्ट्रैक्टर्स, मशीन बिल्डर्स एंड डाई एंड मोल्ड बिजनेस में यूज होता है, जहाँ पे आपकी एल्यूमिनियम के लिए जो कास्टिंग करने के लिए डाई बनाई जाती है, सीट मेटल की जो डाई बनती है, जो प्रेस टूल बनते हैं, वो को हार्ड एंड स्टील से बनते हैं। तो ये एक मेटल का ग्रुप है, इसमें सब ग्रुप भी होते हैं आगे। तो 6 जो बेसिक है आईएसओ जो वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, वो 6 ग्रुप होते हैं। इसको PMKNSH के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अभी अभी जो मटेरियल है उसका इम्पैक्ट मशीनिंग पे पड़ता है। वाई आर ए मेटल ग्रुप इम्पोर्टेंट? मेटल ग्रुप अलग अलग क्यों हैं? उसका पार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? उसका इफेक्ट ये पड़ता है टूलिंग सिलेक्शन। टूलिंग सिलेक्शन मेटल ग्रेड के हिसाब से, मेटल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही टूलिंग सिलेक्शन होगा। लाइक आपका लीड एंगल है, रैक एंगल है, रिलीफ है, एज प्रिपरेशन है, ग्रेड और कोटिंग, ये सब मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। चिप फॉर्मिंग है, ऑपरेटिंग कंडीशन है, टूल लाइफ एंड प्रोडक्टिविटीज। क्योंकि एक टूल अगर आप यूज करते हो, एक इंसर्ट अगर वो स्टील पे यूज करते हैं तो उसकी लाइफ अलग होगी, उसके पैरामीटर्स अलग होंगे। एक हार्डर स्टील पे अगर यूज करते हैं, उसके पैरामीटर्स अलग होंगे, उसकी लाइफ अलग होगी, ऑपरेटिंग कंडीशन अलग होगी। आपका लीड एंगल, रैक एंगल, ये सब चेंज हो जाते हैं। क्योंकि मेटल जैसे चेंज हुआ आपका सारा फिनोमेना चेंज हो जाता है, इसलिए मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल से ही सारी सिलेक्शन निकल के आता है, इसलिए मेटल बेस है। हाँ, किसी भी पार्ट को मशीनेबिलिटी से को चेक करने के लिए 6 पैरामीटर होते हैं, जिससे डिसाइड होता है कि ये पार्ट कितना आसान है मशीन करना। तो जैसे हम वर्क पीस मेटल की बात करें, तो हमारा स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, नॉन फेरस, हीट रेजिस्टेंस और हार्डेंड, ये तो वर्क पीस हो गए। उसके ऊपर उसकी हार्डनेस कितनी है। हार्डनेस आपकी HRC में और आपका ब्रिनल में आता है आपका, जिसको BHN नंबर बोलते हैं। फिर उसके आती है कि आपके कंपाउंड किस तरीके के हैं, ऑटोमोबाइल के हैं, अलाई व्हील है, क्रिंकेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं। 3 पैरामीटर ये हो गए। 3 पैरामीटर और है जो मशीनेबिलिटीज के लिए ऊपर आते हैं। एप्लीकेशन कौन सी है इसकी? टर्निंग है, मिलिंग है, ड्रिलिंग है, और फिर उसके बाद भी रफिंग है, हैवी, मीडियम और फिनिशिंग, 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। जिसमें टर्निंग अगर करना है तो रफिंग करना है, या आपका मीडियम कट है या फिनिश कट है। फिर पार्ट की कंडीशन पे आता है। पार्ट की कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे जो आता है कटिंग कंडीशन। इसमें इंटरप्शन बोलते हैं जिसको, इंटरप्शन। इंटरप्शन भी 3 होते हैं, एक आपका, एक होता है स्मूथ, एक इंटरमीडिएट और एक फुल। इंटरमीडिएट का मतलब एक कट होता है, एक या दो जगह होगा, और फुल का मतलब बहुत ज्यादा हैवी इंटरप्शन आता है। हैवी इंटरप्शन जहाँ आता है वो हैमरिंग इम्पैक्ट होता है। हैमरिंग इम्पैक्ट, हैमरिंग इम्पैक्ट किसको बोलते हैं? जैसे कोई गियर वगैरह पे अगर हम कोई टूल टच करते हैं तो खट 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 की आवाज आती है, वो आपकी इंटरप्शन कट है, लाइक दिस। और इसमें कंडीशन में आपका क्लैंपिंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कि पार्ट को होल्ड कैसे किया गया है। पार्ट की होल्डिंग के ऊपर हमारा कटिंग के पैरामीटर डिसाइड होते हैं। मशीन की रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, मशीन की पावर कितनी है, ये सब चीज़ इससे निकल के आती है। फिर आता है कटिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में मतलब एक ये ड्राई चलना है, कास्ट आयरन ज़्यादातर ड्राई कट होता है, ऐसे स्टील में कूलेंट चाहिए होता है, एल्यूमिनियम में कूलेंट चाहिए होता है, बट कूलेंट अलग तरीके के होते हैं उसमें, ड्राई मशीनिंग और कूलेंट। ये 6 पैरामीटर होते हैं जो हमें डिसाइड करते हैं कि मशीनेबिलिटीज, किसी पार्ट को मशीनिंग करने के लिए इजी बनाना। अब ये वर्कपीस मेटल के साथ हमारा जो टूल मेटल का जो ग्रेड है उनका कैसे लिंक होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। वर्कपीस मेटल एंड मशीनिंग, मेटल ग्रुप ब्रेकडाउन, इनको 4 हिस्सों में किया गया है। कॉमन एग्जांपल, यूजेस और मेटल प्रॉपर्टीज एंड मशीनिंग, जिसको हम बोलते हैं स्टील पी। तो उसके लिए पी के लिए ग्रेड डाउन किए गए हैं, ब्रेक डाउन किए गए हैं। P1 से लेके P6 तक के ग्रेड आते हैं इसके। ये क्या है कि किसी भी स्टील को कट करने के लिए, किसी भी स्टील की जो प्रॉपर्टीज है वो 6 तरह से डिवाइड की गई है ब्रेक डाउन में। मतलब P1, P2, P3, P4, P5, P6 तक। तो P6 के लिए अलग ग्रेड यूज होगा, P1 के लिए अलग होगा, उसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। स्टेनलेस स्टील है, जैसे हमारा 304 आता है, 344 आता है, ये अलग अलग मेटेरियल है स्टेनलेस स्टील में भी।
तो स्टेनलेस स्टील के भी M1 से M313 तक चलता है। ऐसे ही कास्ट आयरन के अंदर K1 से K2 तक, जिसको हम K10 K20 बोलते हैं, लाइक दिस। नॉन फेरस में N1 से लेके P7 तक। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ग्रेड आते हैं नॉन फेरस में। सुपर अलॉय में S1 से S4 तक। हार्डन मेटल के लिए H1 से H4 तक। ये आपका मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज के सब ग्रेड हैं। अभी हमने पढ़ा समझा जो है मेटल का, जो मेटल कट करने वाले हैं उसके बारे में, कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं और उनकी क्या क्या बेसिक चीज है। अभी हम आते हैं कटिंग टूल्स के मेटल पे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी हम कोई पार्ट कट कर पाएंगे। कटिंग टूल्स के मेटल के बारे में बात करते हैं तो वो कटिंग टूल्स और जो जॉब का मेटल्स है उनका कॉम्बिनेशन होगा तो बेस्ट है, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं करेगा। अभी तक आपका कोई सवाल है तो कटिंग टूल्स में जाने से पहले मैं मेटल्स के बारे में अंडरस्टैंड करें तो। कुणाल, श्री साई। No, sir. ओके, नाइस, गुड। तो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कटिंग टूल्स मटेरियल्स। ये कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं कटिंग टूल्स को के लिए। कटिंग टूल्स में दिस सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल मटेरियल एंड ग्रेड इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर व्हेन प्लानिंग ए सक्सेस मटेरियल मेटल कटिंग ऑपरेशन। कोई भी मेटल कटिंग का ऑपरेशन करने के लिए हमें जो कटिंग टूल का मटेरियल है वो ग्रेड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बेसिक नॉलेज ऑफ ईच कटिंग टूल मटेरियल एंड इट्स परफॉर्मेंस इज देयरफॉर important to able to make the correct selection of each application. This should be take into consideration the workpiece material to be machined. हमें कंसिडरेशन में क्या रखना है कि जो मेटल कट करना है वो द कंपोनेंट टाइप, शेप, मशीनिंग कंडीशन एंड द लेवल ऑफ सरफेस रिक्वायरमेंट, क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑपरेशन। अब यहाँ पे मेटल टाइप की बात करते हैं तो हम ये टफन टू हार्डेस्ट के तरफ बढ़ते हुए बताते हैं इसमें। तो जो सबसे ऊपर आता है वो आता है डायमंड। हम ऊपर से नीचे चलते हैं। डायमंड आता है जिसको हम बोलते हैं जस्ट एक डायमंड होता है। उसके बाद आता है हमारा CBN, क्यूबिक बोर नाइट्रेट। सीबीएन सीबीएन और डायमंड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सीबीएन एक सॉलिड सीबीएन भी होता है और एक क्योंकि एक पूरा प्योर डायमंड नहीं होता। एक होता है आपका जिसको बोर नाइट्रेट बोलते हैं, और एक होता है सेरामिक और सेरामेट। ये दो अलग अलग चीज हैं, सेरामिक और सेरामेट। फिर उसके बाद आता है कोटेड कार्बाइड और फिर उसके बाद HSS आता है। कार्बाइड के अंदर कोटेड कंसीडर किया गया है। ड्रॉप डाउन में तो बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, वो आगे आएंगे। बट जो बेसिक है हमारे टूल्स की प्रॉपर्टी मटेरियल्स हैं वो यही होते हैं। HSS कार्बाइड, कार्बाइड में भी कोटेड और अनकोटेड। फिर सेरामेट, सेरामिक, CBN एंड डायमंड। The ideal cutting tools metal should be hard to resist flank wear and deformation. नॉर्मल में क्या होना चाहिए कि जो मेटल कट करना है उससे ज्यादा हार्ड होना चाहिए कटिंग टूल का मटेरियल्स, जो जल्दी से घिसे नहीं और अपनी शेप खराब ना करे, डिफॉर्म ना हो। बी टफ टू रेसिस्ट बल्क ब्रेकेज, टूटे भी नहीं। नोट केमिकली रिएक्टेड विद द वर्कपीस मटेरियल्स, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो वर्कपीस के मेटल से रिएक्शन कर जाए। बी केमिकली स्टेबल टू रेसिस्ट ऑक्सीडाइजेशन एंड डिफ्यूजन। हैव गुड रेसिस्टेंट टू सडन थर्मल चेंज, क्योंकि जैसे टूल कट करेगा उस टाइम गर्मी भी होगी, हीट हो जनरेट होगी, तो हीट के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज ना करें। दी मेन रेंज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स, जैसे मैंने बताया आपको, हम ऊपर से चलते हैं तो ये अनकोटेड सीमेंटेड कार्बाइड होता है। उसके बाद कोटेड सीमेंटेड कार्बाइड, सेरामेट, सेरामिक, CBN और पॉलीक्रिस्टल डायमंड, जिसको हम PCD बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टल डायमंड।
यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो इंसर्ट आपको दिख रही है ये वाली, ये इंसर्ट अनकोटेड है। ये आपकी अनकोटेड इंसर्ट है, एक नंबर से लिंक करती है एक नंबर से। जो आपकी सरमट है, सरमट सरमट आपकी ये होती है, आपकी सारी शेप बन जाती है, ये सरमट है। और उसके बाद सेरामिक, ये सेरामिक के इंसर्ट है ये दोनों। ये सेरामिक की है, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है। उसके बाद सीबीएन है, ये सीबीएन आपकी ये है 5 नंबर की। ये सीबीएन है, ये सीबीएन है। और ये सब कोटेड कार्बाइड है आपके। सीबीएन की ये जो टुकड़ा लगा होता है, सीबीएन होता है, ये आपका नेगेटिव इंसर्ट है और ये आपकी पॉजिटिव इंसर्ट है। और पीसीडी में भी थोड़ा सा हल्का से ब्रेज ही होता है। पीसीडी पीसीडी और सीबीएन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, देखने में वो एक जैसी दिखती है, बट उसकी जो बेसिक मेटल की प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। पीसीडी हमारा नॉन फेरस के लिए यूज में लाई जाती है, और सीबीएन जो उपयोग में लाई जाती है वो आपका स्टील के लिए और कास्ट आयरन के लिए उपयोग में लाई जाती है। अनकोटेड सीमेंटेड कार्बाइड्स यूज इन मॉडरेट टू डिफिकल्ट application related to steel, HRC, titanium, cast iron and non-ferrous in turning, milling and drilling. Good combination of abrasive wear resistant to toughness. Give sharp cutting edge. Good edge security but limited wear. Resistant to higher speed. ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं काम करते अनकोटेड कार्बाइड। Represent a small portion of the total grade program. कोटेड में क्या होता है, आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कलर दिख रहे हैं ये कोटेड होने के बाद होती है। अनकोटेड आपकी ये बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगी, लाइक जैसे ग्रे होती है, लाइक दिस। और ये कोटेड होने के बाद, कोटिंग अलग अलग तरीके की होती है, जैसे मैंने बताया था आपका सीवीडी और पीवीडी। यहाँ पे ये सीवीडी एंड पीवीडी टाइप कोटिंग होती है। सरमेट जो होता है, सरमेट कटिंग टूल्स हैव ए हाई स्पीड कैपेबिलिटी टू एक्सीलेंट वियर रेसिस्टेंस। ये जल्दी से घिसता नहीं है बट टूट जाता है। ये घिसता नहीं है बट टूट सकता है, क्योंकि सबकी अपनी फिनोमेना अलग अलग होता है। Used to finish and semi-finish application where close tolerance and good surface finish is required. जहाँ पे हमें अच्छा साइज चाहिए होता है, एक्यूरेसी इंसर्ट जहाँ पे वियर कम घिसना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ घिसेगी वो साइज वेरी करेगी, क्योंकि जो कटिंग कर रहा है वो एक पॉइंट कट कर रहा है। अगर पॉइंट कट करते हुए घिसेगा तो जहाँ पे ये टच हो रहा है वहां से साइज इसका इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। केमिकली स्टेबल विद हार्ड एंड वियर रेसिस्टेंस सब्सटेंट। कंसिस्टेंसी ऑफ टाइटेनियम बेस्ड, इसकी ये आपकी कोटिंग होती है, आपकी टाइटेनियम बेस्ड टीआईसी एंड टीआईसीएल सीमेंटेड कार्बाइड विद कोबाल्ट एज ए बाइंडर। पीवीडी कोटिंग एडिड वियर रेसिस्टेंस एंड टूल लाइफ। सेल्फ शार्पनिंग प्रॉपर्टीज। पीवीडी जो होती है फिजिकल वेपर डिपोजिशन होती है, जो आपकी लेयर बहुत कम चढ़ती है, 3 माइक्रोन 5 माइक्रोन मैक्सिमम लेयर चढ़ती है इसकी। सीवीडी की लेयर ज्यादा चढ़ती है और उसकी शेप भी डल हो जाती है उससे। Quit loss share of total insert program. Added PVD coating add wear resistant tool life. Tool life को increase करने के लिए। Limited toughness behavior. Broad range of application. Ceramic जो होती है वो ज्यादातर हमारी कास्ट आयरन के लिए यूज में आती है, स्टील के लिए। General limitation of ceramic include their thermal shock resistance and fracture toughness. Ceramic insert can run a cutting speed rate up to height 8 times faster than traditional cemented carbide. कार्बाइड से 8 गुना ज्यादा स्पीड पे काम करती है कटिंग स्पीड से। नॉर्मल कार्बाइड की कटिंग स्पीड अगर 150-200 तक है तो ये 1000 से स्टार्ट होती है। 900-1000 कटिंग स्पीड से चालू होती है। इसके लिए मशीन भी अलग ही स्पीड की चाहिए होती है और मशीन की पावर चाहिए होती है। Ceramic can be significantly reduce downtime and better quality surface finish in the turning and hardened workpiece. क्योंकि जब कटिंग स्पीड इसकी बढ़ जाती है तो मेटल रिमूवल रेट भी ज्यादा हो जाता है, जिससे आपका टाइम बहुत बचता है,
क्वालिटी भी अच्छी आती है, बट इसके लिए मशीन अच्छी होनी चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए होती है इसके लिए। Ceramic do not require coolant and hard turning, nor is coolant recommended, क्योंकि इसमें कूलेंट नहीं चाहिए होता, ड्राई ही कटिंग होती है इससे, इसमें से चिंगारी निकलती है जब ये कट करता है तो। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ceramic. The grade are mainly used in cast iron, steel and hardened metals HRS. Ceramic grade are generally wear resistance, good hot hardness, wide application area of different type of metal and components. बेसिक ये यूज में लाया जाता है कास्ट आयरन और स्टील के लिए। सेरेमिक आर कंसिडरेशन ब्रिटल, नीड स्टेबल कंडीशन, क्योंकि जब ये कट करेगा तो फिक्सचर आपका हिलना नहीं चाहिए, कंपोनेंट या जो बीच में हिलने नहीं चाहिए, अगर हिलेगा तो टूट जाएंगे, क्योंकि ब्रिटल बहुत ज्यादा होता है। नीड स्टेबल कंडीशन with addition in the mix and whisker reinforced ceramic toughness is improved. Fairly low share of total insert uses, but increased use of aerospace and hardened steel cast iron area. सीबीएन जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक बॉल नाइट्रेट, ये होती है आपकी हार्ड मेटल के लिए और अच्छी वियर रेसिस्टेंस होता है इसमें। For finish turning, hardened steel, roughing, grey cast iron and high speed cutting speed. Rough turning of roll in white chilled cast iron. Application that require extreme wear resistance and toughness. CBN consists of bore nitrate and ceramic of titanium nitrate binder. ये बेसिक हाई टेम्परेचर पे काम करता है और हाई कटिंग स्पीड पे काम करता है। स्पेशल एप्लीकेशन क्या है इसकी, जहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम इंसर्ट होती है, इंसर्ट छोटी होती है। ट्रेन टू वियर इज हायर वॉल्यूम ऑफ हार्ड मेटल टू बी कट, जहाँ पे हेड मेटल कट करना तो हार्ड मेटल। तो ये क्या होता है, दो हिस्सों में आती है। एक आपकी आती ब्रेज्ड आती है, ये आपकी जो ब्रेज्ड है ये छोटी सी टिप लगी होती है ऊपर, और एक सॉलिड सीबीएन आती है, दोनों तरह की आती है। ये सॉलिड सीबीएन है, ये आपका पार्शियल है। सॉलिड सीबीएन थोड़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि वो पूरी जो है बाकी कार्बाइड होता है, और जो ऊपर जो कटिंग एरिया जो होता है वो आपका सीबीएन का होता है। पॉलीक्रिस्टल डायमंड, जिसको हम पीसीडी बोलते हैं, ये नॉन फेरस के लिए अप्लाई होता है। जैसे मैंने बताया आपको, नॉन फेरस के लिए लो टेम्परेचर पे वेरी है एब्रेसिव नॉन फेरस, यूज इन नॉन मेटल एंड नॉन फेरस मेटल्स, इसलिए इसका नाम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टल डायमंड। पीसीडी टिप होती है इसमें, एज इंसर्ट थिन डायमंड कोटेड फिल्म और सब्सट्रेट। लॉन्ग टूल लाइफ, एक्सट्रीम गुड वियर रेसिस्टेंस, decompose of high temperature, dissolve easily in iron, fairly low carb portion of insert program with special limitation applied. सुपर हार्ड मेटल के लिए जो आता है मटेरियल्स, वो होता है आपका सुपर हार्ड कॉमन मेटल फॉर मेटल कटिंग। टू कॉमन सुपर हार्ड मेटल, एक पीसीबीएन और एक पीसीडी, जो मैंने बताया आपको पॉलीक्रिस्टल डायमंड। ये दोनों के बारे में बता ही चुका हूँ मैं, ग्रे एंड कास्ट आयरन के लिए होते हैं। Properties of insert and insert edge. The most common cutting tools metal are divided into following main group. अभी पूरी समराइज है ये सारी चीजों की, जो मैंने अभी बताया उसका समराइजेशन है। अनकोटेड सीमेंटेड कार्बाइड, जिसको HW के नाम से जानते हैं, कोटेड सीमेंटेड कार्बाइड, सरमेट, सेरामिक, सीबीएन और पीसीडी, ये इनकी वो है। ये आपका जो ऑक्सीडेशन होती है इसमें, जो मिक्स किया जाता है प्रॉपर्टीज में। इसके बारे में किसी का कोई सवाल है, आगे चले अभी? Pratham, any questions? Sri Sai, Kunal, any questions? Shall we proceed? Sir, continue. ओके नेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा मेटल के बारे में, कटिंग टूल्स का मेटल के बारे में। अभी हम समझते हैं कि जहां पे इंसर्ट हम फिट करेंगे, होल्डर के बारे में। होल्डर कितने तरह के होते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे होता है।
क्योंकि अभी हमने चैप्टर टर्निंग का पकड़ा है, बहुत वर्ड है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे इसको। मिलिंग का और होल मेकिंग का वो नेक्स्ट में कंसिडर करेंगे। बेसिक टर्निंग टूल्स जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो टूल आपको दिख रहे हैं ये ब्रिज टूल। ब्रिज टूल क्या होता है आपका, ये यूज एंड थ्रो वाले टूल होते हैं। जब तक ये चलेगा घिसेगा उसके बाद इसको फेंक देना है। बट इंडस्ट्रीज के अंदर ये टूल यूज होते हैं ओनली टूल रूम के लिए, जहाँ पे छोटे वोटे अपनी शेप के हिसाब से कट लगाते हैं। प्रोडक्शन में यूज नहीं होते हैं ये, मास प्रोडक्शन में। क्योंकि मास प्रोडक्शन में वियर होने के बाद इनको कौन एडजस्ट करेगा, इसीलिए इनको एज ए टूल रूम में यूज करते हैं। प्रोडक्शन के लिए आपको इंडेक्सेबल टूल यूज करते हैं। अभी एक्स्ट्रा जो आते हैं इंडेक्सेबल टूल, तो हम जो टर्निंग की बात कर रहे थे, टर्निंग के अंदर अभी हम करते हैं एक्सटर्नल टर्निंग विद नेगेटिव इंसर्ट। आई थिंक आपको मैं पहले इंसर्ट की डेजिग्नेशन बताऊं तो सही रहेगा। इसको मैं अभी होल्ड करता हूँ, इंसर्ट की डेजिग्नेशन बताता हूँ तो आपको आप बेहतर समझ पाएंगे इसको। अभी जो है ना, पहले मैं आपको जो टर्निंग एप्लीकेशन है स्टेशनरी टूल के बारे में, इनकी जो इंसर्ट का डेजिग्नेशन है, जिनको नामकरण क्या है, उनको कैसे पहचाना जाए, तो पहले वो अंडरस्टैंड करते, देन उसके बाद होल्डर पे हम जाएंगे। तो इसमें जो आता है हमारा ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं जिसको, कि वर्ल्ड वाइड जो एक ही नाम से जाना जाता है, चाहे वो इंडिया में हो, जापान में हो, जर्मनी में हो, कहीं भी हो, उसको सबको एक ही नाम से जाना जाता है। जर्नल टर्निंग के जो ऑपरेशन होते हैं, उनमें तीन तरह की जो कटिंग होती है, जो मैंने बोला लैगिट्यूडनल, फेसिंग एंड प्रोफाइल। तो मैं इसको अभी मैं स्किप करता हूँ, आगे चलते हैं। ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या है, जो दो तरीके से चलता है, एक आईएसओ और एक एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिबल इंसर्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। आईएसओ के अंदर इसी चीज को जो दूसरे नाम जानते हैं, इसको इंडेक्सिबल इंसर्ट फॉर कटिंग टूल डेजिग्नेशन। तो इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर अंडरस्टैंड करते हैं पहले हम। एएनएसआई और आईएसओ, इंसर्ट शेप, वर्क पीस कॉन्फ़िगरेशन, इंसर्ट क्लियरेंस, टॉलरेंस क्लास, टाइप ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट साइज, थिकनेस, टूल नॉज रेडियस। इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर क्या है, कि जैसे आपको ये जो चीज दिख रही है ना, ये क्या है, ये जैसे आपको ये ज्योमेट्री ये जो दिख रही है, ये शेप जो है, ये जो नाली सी बनी हुई, ये क्या है, ये ऐसे नहीं है, सबका अपना एक मीनिंग है। वही मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, तो आप आगे बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसको स्किप करके आगे चेंज किया है। अब नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, पहले ये समझ लें, देन उसके बाद होल्डर में जाएंगे। इनका नॉमेनक्लेचर जो बेसिक होता है आपको, ये एक चार्ट है। इस चार्ट को मैं एक एक करके स्टेप डाउन करता हूँ, ये पूरा ओवरऑल व्यू है। अभी जो किसी भी हम इसके बात करें, कि जो हम बार बार इंसर्ट को बोलते हैं कि CNMG या TNMG, जो हम डेली रूटीन में जो इंसर्ट यूज करते हैं, इंसर्ट का मतलब टिप्स, टिप जो हम इंडेक्सेबल इंसर्ट यूज करते हैं, चाहे वो ड्रिलिंग की हो, मिलिंग की हो, टर्निंग की हो। बट हम ये आईएसओ की बात कर रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे, जो स्टैंडर्ड है। तो उस स्टैंडर्ड की जो इंसर्ट होती है, उनका एक नाम होता है, और नाम को कैसे पहचाना जाए, उस नाम में जो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ये जितने भी हमारे लेटर्स हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने नाम सुना होगा CNMG 120408, ये नॉर्मल नाम बोला जाता है जो हमारी टर्निंग इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे पहचाने। तो ओवरऑल व्यू मैं यही दे देता हूँ, बाकी डिटेल्स में आगे चलेंगे। तो जो पहला लेटर है, ये आपको नीचे दिख रहे होंगे ड्रॉप डाउन में, ये सब सेप है आपकी। सी जो है सब सेप है आपकी। सी का मतलब लेटर है, ये पहला लेटर।
शेप है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये तो वही है, ये तो खोला हुआ ही है। ओके, ये तो चेक हो गया। नो इश्यू, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, आपको दिख रहा है अभी? सर प्रथमेश को म्यूट अनम्यूट कीजिए ना, ही कैनॉट एक्सेस इट। कौन? परथेश? प्रथमेश। ओके, ओके। एक्चुअली पता नहीं सेटिंग कैसे चेंज होगी, अभी आजकल कुछ अजीब सी सेटिंग होगी इसमें। जी। हाँ, चलो अभी सबको अनम्यूट कर दिया मैंने, कर सकते हैं। सो अब बोलो, बात करो तो समझ में आएगा मेरे को कि क्या है। अगर आपको कोई सवाल है तो चीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बेसिक चीज है, आपको ये वो जरूरी जानना। आप कुछ भी जानो ना जानो, बट ये जरूरी है। ये कहीं भी जाएंगे तो नॉमेनक्लेचर तो आपको जाना आना चाहिए। प्रत्येश, आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस, अगर आपको अगर लगे तो आप माइक ऑन रखो, पूछ सकते हैं आप बीच में, तो लगता है कि मेरे को इसी कम्युनिकेशन हो रहा है। हाँ नहीं, वो क्वेश्चन ही पूछना था सर, पर वो म्यूट था, मतलब दिख रहा नहीं था माइक का ऑप्शन, तो इसलिए मैम को मैसेज किया मैंने। ओके, 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 नो इशू, तो आप हैंड रेज कर देते ना उसमें। थैंक यू। ओके, ओके। सो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एक इंसेट का नॉमेनक्लेचर है, जो वर्ल्ड वाइड आईएसओ में हम सारी दुनिया में एक जैसा ही चलता है। कोई भी हमने एक बेस इंसेट को पकड़ लिया, जिसको हम बोलते हैं CNMG 1204 और 08, तो इसमें 7 करेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम एक नंबर की बात करते हैं पहले, जिसको हम बोलते हैं शेप। ठीक, ओके। तो जो पहला नंबर का है ये आपका, ये आपको शेप को डिनोट करता है। सेकंड नंबर का आपको क्लीयरेंस एंगल को डिनोट करता है। थर्ड नंबर का टॉलरेंस ऑन साइज। फोर्थ नंबर का इंसर्ट टाइप, आपका इंसर्ट का कटिंग एज लेंथ, थिकनेस एंड नोज रेडियस। तो ये 7 के 7 है। अब इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। इस सी का मतलब क्या है? CNMG, सी का मतलब आपकी इंसर्ट की शेप से मतलब है। तो यहाँ पे सी टाइप की शेप कौन सी है? ये सी टाइप की है। तो सी टाइप को रोमिंग रोमिक बोलते हैं इसको, रोम्बिक। रोम्बिक का मतलब क्या होता है? इसका जो एंगल है,
ये जो एंगल है इंसर्ट का, ये आपका 80 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो 80 डिग्री के अंदर सी से जो नाम स्टार्ट हो रहा है उसका 80 डिग्री ही एंगल होगा। दूसरी की अगर बात करें हम, टी की बात करें, तो टी में ये आपका ये एंगल आता है ट्रिंगुलर शेप। एस का मतलब स्क्वायर शेप है, आर का मतलब राउंड शेप है, डब्ल्यू का मतलब आपका ये रोम्बिक ही होते हैं डब्ल्यू भी, बट इरेगुलर हेक्सागोनल होता है इसका। वी शेप जो होता है ये भी आपकी रोम्बिक होती है, बट इसका एंगल अलग होता है। इनका 35 डिग्री एंगल होगा रोम्बिक का, ये आपका 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री है। टी वाला आपका सिंपल है, आपका 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एज एक जैसी हैं। डी वाला आपका 55 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। सी वाला 80 डिग्री है। तो ये क्या डिफाइन करती है, आपकी शेप को डिफाइन करती है कि पहला लेटर हमारी किसी भी इंसेट की शेप को डिनोट करेगा, चाहे वो मिलिंग हो चाहे टर्निंग हो। यहाँ पे जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, जहाँ पे कोई एक्स से स्टार्ट है, वो एक्स जो है स्पेशल आपका शेप होता है। किसी भी कंपनी की अगर इंसर्ट होती है वो जो एक्स लेटर से स्टार्ट होती है, एक्स का मतलब उसकी खुद इटसेल्फ अपना कोई डिजाइन है जो आईएसओ के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो बेसिक यूज आने वाली चीज है आपकी, ज्यादातर हमारी सी टी डी वी आई डब्ल्यू और एस ये यूज में आती है, आर भी आता है, सारे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये पहला जो इंसर्ट की शेप को बताता है, पहला जो लेटर है इंसर्ट्स की शेप को डिनोट करता है। और शेप कौन कौन सी हमारे पास, सी टाइप का रोमिक, डी टाइप का आपका रोम्बिक 55 डिग्री एंगल है, और आर वाला राउंड है, एस वाला स्क्वायर है 90 डिग्री है, टी वाला 60 डिग्री है ट्रेंगुलर, वी वाला रोम्बिक 35 डिग्री और डब्ल्यू वाला 80 डिग्री है, ये इरेगुलर हेक्सागोनल होता है। ठीक है, अभी ये जो है ये आपके टूल होल्डर के ऊपर इंसर्ट लगती है, जैसे आप देख रहे हो टर्निंग टूल होल्डर सिस्टम। वही इंसर्ट जो है अलग अलग एंगल पे माउंट होती हैं। माउंट क्यों की जाती हैं, ये कटिंग की अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो आप देखो कि इंसर्ट की जो शेप है वो अलग अलग तरीकों से बिठाई जाती है, तो इतनी तरह के टूल अलग यूज होते हैं, ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होते हैं। एप्लीकेशन कैसे सेलेक्ट की जाती है, एप्लीकेशन जो सेलेक्ट होती है, एक सेकेंड, एक सेकेंड कहाँ गया वो? इसके अंदर कुछ एडिशनल और भी हैं जो मैं और भी एक्सप्लेन, इसीलिए मैंने दूसरी खोली कि उसमें कम थे, तो इसमें और भी बहुत सारी लिखी हुई हैं। अभी जो हम एच से बात करते हैं वो हेक्सागोनल होती है, ओ से ऑक्टागोनल, पी से पेंटागन, एस से स्क्वायर, टी से ट्रेंगुलर, सी डी ई एम वी इनकी रोम्बी की होती है, और सबका जो एंगल अलग अलग होता है। सी वाला 80 डिग्री, डी वाला 55, ई वाला 75 और एम वाला 86 और वी वाली 35। ऐसे डब्ल्यू वाली 80 डिग्री एंगल, एल वाली 90 डिग्री होती है, ए बी के ये पैरेललोग्राम होती है, और आर राउंड। ये इंसर्ट की शेप होगी। अब शेप जो होती है ये कैसे डिफाइन होती है शेप, ये आपकी जो शेप है, जैसे हमारी प्रोफाइल है, ये कंपोनेंट की प्रोफाइल अगर हमें ऐसे अंडरकट बनाना है, तो इंसर्ट हमें इसी के हिसाब से सेलेक्ट करनी होती है कि इंसर्ट हम दूसरी नहीं लगा सकते जिसका एंगल पीछे का एंगल ज्यादा हो। अगर ज्यादा होगा तो पीछे टच कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे इंसर्ट हम वही लगाएंगे जैसे हमारे
ये शेप बननी, फॉर एग्जांपल ये शेप बननी है अगर कोई, तो हम यहाँ पे जो टूल लगाएंगे वो टूल का पीछे वाला हिस्सा इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर होगा, सपोज करो हम अगर ऐसे इंसर्ट लगा देते हैं, हा धनशीला सांग की हा येतोय म्हणून थोडा वेळात. ठीक. अगर हम ऐसे इंसर्ट लगाते हैं सो क्या होगा, ये हमारा जो पीछे वाला हिस्सा यहाँ फॉल कर जाएगा। तो जो हमें इंसर्ट का सिलेक्शन क्यों करना चाहिए, वर्क पीस की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो हम हर जगह सी नहीं लगा सकते, हर जगह डी नहीं लगा सकते, हर जगह वी नहीं लगा सकते। तो वो जो प्रोफाइल है शेप की उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। अब सेकंड लेटर की बात करते हैं, तो सेकंड लेटर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन, ये एन जो है, एन आपका क्लियरेंस एंगल होता है। क्लियरेंस एंगल जो है हमारा, अभी एन की बात करते हैं, एन का मतलब न्यूट्रल, यहाँ पे एन का मतलब है न्यूट्रल, यहाँ पे कोई क्लियरेंस एंगल नहीं है। अगर ये 7 डिग्री है तो मीन्स हमारा जो है ना सी टाइप का है। अगर इंसर्ट मेरी सी सी अगर आती है तो इस सेकंड वाला जो लेटर होगा ये 7 डिग्री एंगल का होगा। अगर ये सी डी आती है, सी डी, इसका मतलब सी बी, बी अगर आती है तो 5 डिग्री क्लियरेंस होगा इसका। अगर ये सी ई आती है, सी ई आती है तो ये हमारा 20 डिग्री क्लियरेंस एंगल होगा। तो ये सेकंड जो लेटर है ये हमारा क्लियरेंस एंगल को डिनोट करता है। बात ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं? कर रहा हूँ, 5 मिनट में कर रहा हूँ अभी। सो अभी आगे चलते हैं हम। ये पी जो है, पी अगर हमारा सी पी आता है, सी पी के साथ हमारा 11 डिग्री एंगल होगा। तो इट्स मीन सेकेंड वाला लेटर क्लियरेंस को डिनोट करता है। तीसरे नंबर का जो एम है ये हमारी टॉलरेंस को डिफाइन करता है कि इंसर्ट किस टॉलरेंस में बनी हुई है। एम जैसे हमारा एम है, एम के अंदर है सी टेबल और नेक्स्ट पेज। तो सी जो एम है, एम की टेबल हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है हमारी अलग अलग शेप के लिए है यह टॉलरेंस ऑन डी और टॉलरेंस ऑन बी। तो ये एक इंसेट का डिजाइन जो होता है उसमें ये बी डायमेंशन ये है, डी डायमेंशन ये है। तो हर एक इंसेट के अंदर डायमेंशन थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। हेलो। तेरे से तो हो गई बात, बाकी लोगों को बता रहा था, वो वेट कर रहे हैं ना सर। हम्म, ठीक है, ठीक है। थ्योरेटिकल डायमीटर थिकनेस, तो जो एम है हमारा, एम जो है ये प्लस, जो एस वाली थिकनेस है वो प्लस माइनस 13 माइक्रोन होगी। मीन ये थिकनेस जो है, क्योंकि नेगेटिव इंसर्ट तो ऑब्वियस सी बात है थिकनेस ही होगी। और अगर स्क्वायर इंसर्ट है तो उसका जो बीच का सरकमफेरेंस है वो कितना है, जैसे डी है, डी के ऊपर टॉलरेंस कितनी अप्लाई होगी हमारी, डी के ऊपर जो टॉलरेंस अप्लाई होगी वो अलग अलग होगी। जैसे शेप है, वी शेप है, यू शेप है। तो जो हमारा एम है वो बेसिक हमारा टॉलरेंस डिनोट करता है। जो ग्राइंडिंग इंसर्ट है वो है, जैसे हमारी जी शेप है वो प्लस माइनस 25 माइक्रोन में बनती है। और जो हमारी एम ग्रेड जो होती है वो जस्ट एक कास्टिंग के बाद, जैसे इंसर्ट सिंटर्ड बनती है उसके बाद ग्राइंडिंग नहीं होती है, उसकी टॉलरेंस प्लस माइनस 0.1 में होगी, 0.18 में। ये जैसे 0.18 है, 0.18 है, 0.18 है। नेक्स्ट आता है जी। जी हमारा क्या होता है,
जो इंसर्ट है उसकी माउंटिंग किस तरीके की है। जैसे एन है, नेगेटिव है, आर है आपका, एक साइड से यूज कर सकते हैं, एक साइड से यूज कर सकते हैं, एफ वाली दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, ए वाली विदाउट जो चिप ब्रेकर है, नेगेटिव इंसर्ट है, एम वाली है चिप ब्रेकर होल के साथ है, ये विदाउट होल है, ये होल के साथ दोनों साइड पॉजिटिव है। डब्लू वाली है एक होल के साथ विद काउंटर साइन के साथ है। ऐसे ही टी शेप है जो हमारी काउंटर साइन के साथ है और ये पॉजिटिव के साथ है। क्यू वाली दोनों एंड पे यूज कर सकते हैं बट नेगेटिव एज है। यू वाली विद काउंटर और दोनों साइड यूज कर सकते हैं। और बी साइड की सिंगल, ये अलग अलग शेप है इसमें। जैसे तो आप देख रहे हो यहाँ पे शेप अलग अलग दिख रही है, आपकी विदाउट होल है, विद होल है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है जो इसमें होल काउंटर के साथ है, 7 डिग्री 11 डिग्री, ये पॉजिटिव लॉक के साथ होती है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये आपकी माउंटिंग है, मतलब इंसर्ट को यूज करने का माउंटिंग होल्डर में कैसे माउंट होगी। उसके बाद आती है इंसर्ट साइज। इंसर्ट साइज आपका जो आपका 5वें नंबर का इंसर्ट साइज जो 12 नंबर लिखा उसका क्या मतलब है। 12 नंबर का मतलब है आपकी ये कटिंग एज की लेंथ कितनी है। तो जैसे हमारे ट्रिंगुलर है, ट्रिंगुलर शेप में अगर आती है तो उसकी 11 आती है, 12 नहीं आती, या ये रेंज है, मतलब कौन सी कितने में आती है उसे पता लगता है। अगर यहाँ पे हमने 12 लिखा है, इस 12 का मतलब क्या है कि जो 12 अगर है, तो जैसे ये 12D, यहाँ पे D12 लिखा है, तो इस 12 का मतलब क्या है, ये जैसे ये D12 है, ये D है। तो अगर इंसर्ट कौन सी शेप की है हमारी, CNMG शेप की है, C शेप की, D शेप की है, ये D वाली डायमेंशन कितनी होगी, या L वाली कितनी होगी। जैसे L10 है, तो यहाँ पे हमारी C की बात करें, L10 हमारी कितनी होगी यहाँ पे। अगर इंसर्ट हमारी C शेप की तो सेम ही रहेगी, 12 ही रहेगी ये वाली। ऐसे DNMG है तो D शेप की है, तो 12 की बजाय ये 11 में या 13 में आती है। तो ये सब अलग अलग आती है। जैसे 3 नंबर अगर लिखा है, जहाँ पे खाली 3 होगा, तो ये डिनोट करता है कि किसके लिए अप्लीकेबल होती है। ये 4 जो है ये इंचज का साइज है, ये मिलीमीटर का साइज है। ये ANSI के थ्रू है, ये ISO के थ्रू है। हम ISO की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपने इंडिया में ISO ही चल रहा है। तो यहाँ पे इंसर्ट साइज होगी। नेक्स्ट आता है थिकनेस। थिकनेस हमें डिनोट करती है कि अगर 4 नंबर लिखा है 04, 04 का मतलब ये नहीं है कि ये 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर है। इसकी जो थिकनेस होगी 4.76 होगी, इसकी थिकनेस 4.76 होगी। और अगर T3 होती है तो इसका मतलब 3.97। अगर 03 है तो इसका मतलब 3.18 मिलीमीटर में अगर चेक करते हैं। तो ये एस थिकनेस जो है ये थिकनेस है यहाँ पे। तो 04 जो है एक नंबर है, वैल्यू नहीं है। उस लिस्ट के टेबल में अगर 4 नंबर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4.76 है, ये कंसीडर करना चाहिए कि 4 का मतलब 4 मिलीमीटर नहीं है, 4 का एक नंबर है जिसकी वैल्यूज अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 4 है, T3 है, 3 और T3 में फर्क क्या होता है, 3 वाली 3.18 होती है, T3 वाली 3.97, और 4 नंबर वाली 4.76। नोज रेडियस की अगर बात करें, जैसे 8 नंबर का, ये हमारा लास्ट है 8 नंबर का नोज रेडियस। ये डिफाइन करता है कि टूल का नोज रेडियस कितना है जो हमारा कटिंग में उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे नोज रेडियस हमारा 08 है। इस 08 का मतलब क्या है, ये हमारा 0.8 mm रेडियस है, कॉर्नर रेडियस। अगर ये 16 होता है इसका मतलब 1.6 होता है, अगर 12 होता है तो 1.2 होता है। जहाँ पे 04 है उसका मतलब 0.4 रेडियस है, और अगर 02 है तो 0.2 रेडियस है। अगर इसका नोज रेडियस की बात करें ये वाली, तो ये हमारी 0.8 है, क्योंकि 8 mm है। तो 8 नंबर का जो है हमारा ये वाला है, 8 नंबर का, तो 8 नंबर हमारा 0.8 रेडियस है।
तो ये था हमारा आज का इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर। इससे रिलेटेड अगर कोई के सवाल हो किसी का तो पूछ सकता है। Any questions? No, sir. Okay, sir, continue. ओके, सो और आगे कंटिन्यू करना है अभी? क्या टाइम हुआ है? 12:15 बज गए। Okay. Should we continue और हम next संडे फिर कंटिन्यू करते यही टॉपिक को? बताओ, जैसा आपकी इच्छा है वैसा कर सकते हैं, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। श्री साई, कुणाल, प्रथमेश, Yes, shall we continue or we should continue next Sunday? next Sunday. श्री साई, श्री साई, Yes, ma'am. Next Sunday continue कर सकते हैं। सो इन द सर, मीन इसी टाइम का एक हम काम script करता हूँ क्या- मैं, इसके ना पीपीटी में आपको भेज देता हूँ, पहले थोड़ा सा आप प्रिपेयर हो जाइए थोड़ा सा, देन आपको फिर हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे फेस टू फेस। Yes, sir. ठीक है ना? तो इसके मैं अभी जो मैं पढ़ा रहा था ना आपको, इसी की पीपीटी में आगे भेजूंगा, ये भी भेज दूंगा आपको जो मैंने आज बताया ये भी। Inserts का। हाँ, जी। इंसेट का फिर हमारा होल्डर का बाकी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, छोटा नहीं है, इसको थोड़ा जी। समझने के लिए टाइम भी चाहिए। और ये बेस चीज है, ये हमें वैसे टिप्स पे होनी चाहिए अगर मशीन शॉप में अगर हम काम करते हैं तो। जी। सो आज के लिए इतना ही है। ठीक है सर, नेक्स्ट संडे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं ओके ओके द सेम टॉपिक। ओके, थैंक यू। ओके।